Good morning, student. This is the second lecture of your air and noise pollution control. Previous lecture में हमने पढ़ा था कि what is the air pollution and what are the history of air pollution. और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कितने क्लासिफिकेशन हैं, कितने लेयर हैं, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन पे आए थे। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन और डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ता है, प्लांट पे क्या आता है, और एग्रीकल्चर और डिफरेंट और प्रॉपर्टीज पे क्या आता है, इसका इफेक्ट हम देखेंगे। फिर हम इंडोर एयर क्वालिटी की भी बात करेंगे। तो इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो एयर पोल्यूटेंट आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इमिट होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक पॉइंट सोर्स, एरिया सोर्स एंड लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स वो सोर्स होते हैं लाइक इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। एरिया सोर्स वो सोर्स होते हैं जो बड़े बड़े इंसिनरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे हम डायरेक्ट आप डस्ट को या डस्ट कूड़े को आप जलाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एरिया सोर्स। जैसे और लाइन सोर्स और द दैट सोर्स इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशंस, हाईवे पोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सोर्स। तो इन डिफरेंट पॉइंट से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट के अगर हम एग्जांपल की बात करें, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट आपका लाइन सोर्स से ज़्यादातर जनरेट होता है। नॉक्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, एसपीएम, आरएसपीएम, यूसी। ठीक है, तो इनकी हम डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के हेल्प से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सम कैटलाइज्ड रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके हेल्प से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। अगर इसकी हम बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक एसिड रेन, स्मोक, ओजोन, वाटर, pan and formaldehyde, etc. So these are called point sources. Now अगर हम एयर पोल्यूटेंट पे आए, एयर पोल्यूटेंट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन थ्री ब्रॉड कैटेगरी: नेचुरल कंटामिनेंट्स, एरोजोल पार्टिकुलेट्स एंड गैसियस एंड वेपर्स। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट हम इसको क्लासिफाइड इन तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। नेचुरल कंटामिनेंट वो कंटामिनेंट हैं जो प्राकृतिक और की वजह से होते हैं, लाइक नेचुरल फॉग आपने देखा होगा, फॉलिंग रेन के समय, बैक्टीरिया और अदर प्रोडक्ट लाइक वोल्केनिक एरप्शंस जब होते हैं, उनसे जो कंटामिनेंट एयर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कंटामिनेंट। एरोजोल पार्टिकुलेट्स लाइक डस्ट, स्मोक, मॉइस्ट एंड फॉग, these are called aerosol और particulates। गैसियस एंड वेपर्स में आ जाते हैं आपके सल्फर कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक NO, NO2, NO3, ऑक्सीजन कंपोनेंट लाइक O2, CO and CO2, and halogen compound like HF, HCl, and organic compound like aldehyde, hydrocarbons, radioactive component like radioactive gases। नाउ अब हम प्राइमरी पोल्यूटेंट पे बात करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें तो देयर आर 5 मेजर मटेरियल रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर इन अनमॉडिफाइड फॉर्म।
like carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, hydrocarbons, and particulate matters. These are the five major materials released directly in the atmosphere. अब हम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है द प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल के बर्निंग से प्रोड्यूस होता है लाइक कोल, गैस, वुड एंड ट्रेस एक्सेट्रा। Automobile is the biggest source of carbon monoxide. Approximate 80% of carbon monoxide is produced by the automobile. Cigarette smoker another major sources. Toxic because binds with the hemoglobin and reduce the oxygen in the blood. ये टॉक्सिक क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ब्लड में जब मिलता है होमोग्लोबिन के साथ मिलके तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ब्रेन तक कम पहुंचने लगता है। तो इट इज अ वेरी टॉक्सिक इन नेचर, दैट इज वाई नॉट परसिस्ट पोल्यूटेंट। इसको उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बाद में बना लेता है। मोस्ट कम्युनिटी नाउ मीट विथ ईपीए स्टैंडर्ड्स। ईपीए इज द स्टैंडर्ड्स जो कि एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है। रश आवर ट्रैफिक कैन प्रोड्यूस ए हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल। जब हाई रश आवर टाइम होता है लाइक सुबह अगर हम करें मॉर्निंग में 9 से 11 का जो ट्रैफिक रहेगा या शाम को 5 बजे से 8 का ट्रैफिक रहता है उसमें हाई लेवल कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। दिस इज अ कटिंग ऑफ ए सम seminar of traffic solution. Increasing the number of vehicles causes the pollution, says DC. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग करने का जो मेन है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। नाउ अब हम आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग द सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो बेसिकली बनता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से बनता है लाइक कोल और ऑयल की अगर बर्निंग हो रही है तो सल्फर निकलेगा। कोल बर्निंग पावर प्लांट इज ए मेजर सोर्स। तो जितने भी कोल बर्निंग पावर प्लांट हैं वो उसके मेजर सोर्स हैं। रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है तो एसिड बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। Now, once the major component of acid rain, sulfur dioxide is the major component of the acid rain, और इसको अगर हम इनहेल करें तो that can carry a very corrosive to a lung tissue. There is a survey in London 1306 banned burning sea coal in 1952 1952 में एक आपका इतना भयंकर फॉग हुआ था वहां पे कि 4000 पीपल डाई इन 4 वीक्स। उसका मेन रीजन था डाइड ड्यू टू द सल्फर कंपोनेंट इन द स्मोक। स्मोक में सल्फर कंपोनेंट इतना था, इसकी वजह से 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी 1952 में। 4 हफ्ते तक था फॉग। तो अगर हम बात करें सल्फर का, जो सल्फर डाइऑक्साइड का मेन जो कंपोनेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज द मेन 89%, ऑन रोड मोटर में 3%, अदर मोबाइल सोर्सेज 4% एंड फ्यूल कंबशन में 4%। नाउ अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से प्रोड्यूस होता है एंड कंट्रीब्यूट द एसिड रेन और स्मोक। ऑटोमोबाइल इंजन मेन सोर्स। ऑटोमोबाइल इंजन भी मेन सोर्स है। न्यू इंजन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू रिड्यूस बट मेनी मोर कार। बेसिकली क्या है, जो नाइट्रोजन, आपको ये पता है कि एयर में सबसे जो बिगेस्ट अमाउंट है 78% नाइट्रोजन है N2। लेकिन ये N2 जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाई होता है, देन ये N2 ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन
और फिर ये N2 फॉर्मेशन NO2 फॉर्मेशन हो जाता है, नॉक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जनरली डीजल इंजन में जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे नॉक्स फॉर्मेशन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम देखें तो मेन ऑन रोड मोटर में व्हीकल में अगर देखें 49% जो है टोटल, वो ऑन रोड व्हीकल में 49% नॉक्स वहाँ से आता है। देन अदर मोबाइल सोर्सेज में 31%, नेचुरल रिसोर्सेज से 1%, फ्यूल कंबल्सन से 17% एंड मिसलेनियस प्रोसेस 2%। Now, hydrocarbon is another pollutant. Hydrocarbon like organic compound with hydrogen and carbon from incomplete burning or evaporated from the fuel supplies. तो इनकम्प्लीट बर्निंग से भी होता है, फ्यूल सप्लाई से। एंड मेजर सोर्स इन इज द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इज द मेजर सोर्स बट सम फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से भी आता है और ऑटोमोबाइल से। और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये आपके पोल्यूटेंट आते हैं और इनकी वजह से स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है। इम्प्रूवमेंट, अगर हम इंजन की डिज़ाइन में इम्प्रूव करें तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन की एमिशन। नाउ अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट्स की। तो आजकल एनसीआर में अब हम लोग रह रहे हैं, तो एनसीआर में जनरली हम बहुत डिस्कस करते हैं PM10, PM2.5। तो PM और PM10 या PM2.5 है क्या? PM इज नथिंग बट इट इज अ पार्टिकुलेट मैटर, और PM10 और PM2.5 वो पार्टिकुलेट मैटर का साइज है। तो पार्टिकुलेट मैटर दैट इज स्मॉल पीसेज ऑफ द सॉलिड मटेरियल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट दैट इज 2.5 mm to 10 mm। 2.5 mm से 10 mm के जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनको हम पार्टिकुलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एश फ्रॉम द फायर्स, एस्बेस्टस फ्रॉम द ब्रेक्स एंड इंसुलेशन एंड डस्ट इजली नोटिस्ड। फॉर एग्जाम्पल स्मोक फ्रॉम द स्टेक्स, आपने चिमनियों से देखा होगा कैसे ये धुआं निकल रहा, दैट इज बेसिकली यहाँ पे पार्टिकुलेट्स पार्टिकल्स हैं एंड कैन एक्यूमुलेट इन द लंग्स, और ये आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होते हैं एंड interferes with the ability of the lungs to exchange the gases, और ये हमारी लंग्स की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। कि some particulates are known as कार्सियोजेनिक, और कुछ पार्टिकुलेट कार्सियोजेनिक नेचर के भी होते हैं। कार्सियोजेनिक वो नेचर होते हैं जो कि लॉन्ग डिजीज में कैंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो उस समय तो इफेक्ट नहीं करेंगे, 4 साल 5 साल के बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट होता है। दैट्स कार्सियोजेनिक नेचर। Those are working in a dust condition, I have a high risk. Now, अब हम आते हैं कि what are the effect of particulate matter on the human body lung in reciprocal suspended particulate matter। अगर हम RSPM की बात करें, RSPM it is a reciprocal suspended particulate matter। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जो सांस के साथ आपके बॉडी में लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, इसको हम कहते हैं PM1। PM1 जो है पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज लेस देन इक्वल टू 1 माइक्रोन मीटर होता है, जो कि हमारे इसमें लंग्स में एल्बियस जो होती हैं, जिसमें आपकी हवा भरती है, जो आप सांस लेते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। PM2.5 जिसका साइज लेस देन होता है 2.5 माइक्रोमीटर एंड इट इफेक्ट टू ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है इसके इसको इफेक्ट करते हैं, लंग्स का ही पार्ट है ट्रैकिया। एंड PM10 हैविंग साइज 10 माइक्रोमीटर इज अफेक्ट द नोजल पार्ट ओनली। यहाँ पे नोजल पार्ट को ये इफेक्ट करता है। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के हेल्प से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट अगर हम बात करें, इट इज द ओजोन,
परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मोक, एरोजोल एंड मिस्ट, जो कि हम H2SO4 बना लेते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस composed of a 3 oxygen atoms. It is a both natural and man-made product that occurs in the Earth upper atmosphere, that is stratosphere, and lower atmosphere in the troposphere. अगर हम बात करें जो ओजोन है, ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ओजोन लेयर जो है वो लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। स्ट्रेटोस्फीयर आपका 10 किलोमीटर से लेके फ्रॉम द अर्थ सरफेस के 10 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर के बीच में आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, और उस बेस में आपका ओजोन लेयर है। और अगर ओजोन का फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो वो ओजोन लेयर फॉर्मेट करते हैं, और वो ओजोन लेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक आने के में रोकते हैं। तो हमें उस वहाँ पे जो ओजोन है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फीयर, जो कि 0 से 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के बीच में है, अगर इनके बीच में अगर ओजोन फॉर्मेशन होता है तो ये ओजोन हमारे ह्यूमन बॉडी और प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। सो ट्रोपोस्फीयर ओजोन व्हाट वी ब्रीथ, जो कि अगर हम ट्रोपोस्फीयर ओजोन को अगर हम ब्रीथ करेंगे, सांस में लेंगे, इज फ्रॉम प्राइमरली फ्रॉम द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बिटवीन द टू मेजर क्लासेस। तो ये बेसिकली दो मेजर क्लासेस के से केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉक्स का रिएक्शन होता है तो ओजोन फॉर्मेशन होता है, और ये काफ़ी हमारे सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लांट में आपने देखा होगा जनरली प्लांट में येलोइश कलर आ जाते हैं या कुछ डॉटेड आ जाते हैं, तो वो ड्यू टू द ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से ही होता है। नाउ अब हम बात करते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की बात करते हैं। Smoke is caused by the interaction of some hydrocarbons and oxidant under the influence of sunlight, give rise to a dangerous peroxyacetyl nitrate। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा इमिशन जो हुआ वो NO का हुआ, ठीक है। और HB मतलब ये सनलाइट की हेल्प से एल्कलाइल नाइट्रेट। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे रिएक्शन हुआ ओजोन, वाटर और अदर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, देन दे फॉर्म नॉक्स, एंड दिस नॉक्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, they form HO2NO2, that is peroxynitric acid, peroxynitric acid HO2NO2, and this HO2NO2 when react with NH3, then it is formed NH4NO3, or when this NO2 react with organic compound RCO3, that form the peroxyacetyl nitrate. So these are the chemical reaction which occurs in a atmosphere, कि how peroxyacetyl nitrate और different पॉल्यूटेंट कैसे फॉर्मेट हो रहे हैं। जो मेन सोर्स है आपका नॉक्स है, नॉक्स से ही आपकी सारी जो जो है फर्दर वो फॉर्मेशन होगा।
नाउ अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट। फोटोकेमिकल स्मोक जो है पोल्यूटेंट का मिक्सचर है जिसमें पार्टिकुलेट्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन है, एल्डिहाइड्स है और पैन है और अनरिएक्टेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन सभी के मिक्सचर को हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। द स्मोक ऑफन हैज a brown haze due to presence of nitrogen dioxide. It causes the painful eyes. इसमें आई में इरिटेशन होने लगती है। इसमें अगर हम बात करें, बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रस ऑक्साइड भी आ गया, ओजोन, एल्डिहाइड, पैन और अनट्रीटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन सभी के प्रेजेंस की वजह से ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है और ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे एनसीआर में भी कई दिनों तक काफ़ी ये ऐसा स्मोक था और इससे आप जब भी निकलते थे तो आपकी आंखों में जलन महसूस होती थी। तो दैट इज बेसिकली पोल्यूटेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैन, एल्डिहाइड एंड ओजोन। नाउ अब हम बात करते हैं एरोजोल एंड मिस्ट की बात करते हैं। Aerosols and mist are very fine liquid droplets that cannot be effectively removed using traditional packed scrubbers. These droplets can be formed from a gas phase hydrolysis of halogenated acid like HCl, HF, HBr, and metal haldehydes and organohaldehydes and sulfur trioxides एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इनकी हेल्प से, इन सभी कंपोनेंट की हेल्प से आपके एरोजोल्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ वोल्केनिक एरप्शन से बात करें तो यहाँ पे ऐश निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड HCl, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर में, एयर में जो सल्फ्रिक एसिड है उससे SO2 विद द हेल्प ऑफ OH ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। और इंक्रीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मिक्सचर है डिफरेंट पोल्यूटेंट का, है ना। यही सल्फ्रिक एसिड अगर यहाँ पे अगर रेन होती है तो रेन में HCl का प्रेजेंस हो जाता है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके डिफरेंट यहाँ पे पोल्यूटेंट है और इन पोल्यूटेंट से आपका जो है वो आपकी अर्थ और वार्म होने लगता है। तो एरोजोल की बात करें तो एरोजोल आपके एक फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट, जो कि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनली जैसे और सबको हम रिमूव कर पाते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एयर पोल्यूटेंट का क्या इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें, एक्सपोजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज एसोसिएटेड विद न्यूमरस इफेक्ट ऑन a human health including pulmonary, cardiac, vascular and neurological impairment। तो अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में काफ़ी अगर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, कार्डियक और लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी, कार्डियक सिस्टम में उसको दिक्कत होगी, तो इन सभी में प्रॉब्लम आ जाती है एयर पोल्यूशन। द हेल्थ इफेक्ट वेरी ग्रेटली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। हाई रिस्क ग्रुप सच एज एल्डरली, इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो ऐसे बच्चे जो, ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, लाइक एल्डर पर्सन और इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन, वो बहुत जल्दी इस क्रोनिक और लंग डिजीज से आपके प्रभावित हो सकते हैं।
चिल्ड्रन आर ए ग्रेटर रिस्क बिकॉज दे आर जनरली मोर एक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उनका वो बहुत जल्दी में आ सकते हैं बच्चे। एक्सपोजर ऑफ एयर पोल्यूशन कैन काज बोथ एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीजेस और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक्यूट इफेक्ट क्या होता है? यूजुअली इमीडिएट, ऑफन द रिवर्सिबल एक्सपोजर द पोल्यूटेंट एंड some acute health effect including eye irritation, headache and nausea। इसमें अगर हम देखें एक्यूट इफेक्ट में, अगर जनरली पोल्यूशन में आप जब जाते हैं तो आपको आंख में इरिटेशन होती है, आपका सर दर्द करने लगता है, आपको नाक में आपको जुकाम टाइप का, आपका गले में प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट इफेक्ट, जो कि आपको तुरंत पता चलता है। क्रोनिक इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको पता चलते हैं, लाइक सम क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट इंक्लूडिंग disease of lung capacity, lung cancer, resulting long-term exposure of toxic air pollution. Now, effect of human respiratory system. So, both the gaseous and particulate air pollutant can have a negative effect on the lungs. तो जितने भी गैसियस पार्टिकल्स हैं और पोल्यूटेंट हैं जो कि हमारे लंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, सॉलिड पार्टिकल कैन सेटल ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंची एंड ब्रोनोचुलिया। ये अगर हम बात करें, दीज आर द टर्म्स ऑफ द लंग्स। तो अगर ये हम बात करें, दिस इज ए ट्रैकिया, जो आपकी नोज से लंग्स के बीच में जो पाइप है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, है ना। और इसके बाद ये आपका है ब्रोंचस, है ना। और और इनके इसको प्लुमनरी इसको कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डेट इज कॉल्ड नॉस्फेरिनिक्स and that is called tachybenchial. So these are the biological terms. Now continuous breathing of polluted air, अगर हम polluted air को continuous breathe कर रहे हैं, can slow the normal cleansing action of the lungs and result more particles reaching the lower portion of the lungs। अगर हम continuous polluted particle को इनहेल कर रहे हैं, तो ये जो लोअर लंग्स के लोअर पार्ट में ये आपके पोल्यूटेंट यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, एंड डैमेजेस द लंग फ्रॉम द एयर पोल्यूशन कैन इनहिबिट द प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट द अकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपकी बढ़ जाएंगी और इवन ये कैंसर फॉर्मेशन भी हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें डेंजरस ऑफ द लेड एंड आर्सेनिक, लेड और आर्सेनिक का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आर्सेनिक इज अ वेरी पॉइजनस इन नेचर, जो कि कैंसर फॉर्मेशन करता है ना। नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, स्किन डैमेज होती है इससे, है ना। स्केलिंग स्किन और पिगमेंट चेंजेस, उसके आपके कलर चेंजेस होंगे। और अगर हम लंग्स की बात करें, इंक्रीजिंग द कैंसर लाइक लंग्स, ब्लैडर और किडनी और लीवर कैंसर फॉर्मेशन होता है। लेड में जो है, हाई लेवल ऑफ लेड इज ए मेंटल रिटार्डेशन, कॉमा में ले जा सकता है आपको, है ना। इवन आपको डेथ भी हो सकती है अगर लेवल लेड की ज़्यादा होगी। लो लेवल ऑफ रिड्यूस द आईक्यू, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। अटेंशन ऑफ स्पैन, इम्पेयर ग्रोथ, ग्रोथ आपकी प्रॉपर नहीं होगी। हेयरिंग लॉसेस एंड रेंज ऑफ अदर हेल्थ ऑफ एंड द बिहेवियरल इफेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं आर्सेनिक और लेड बॉडी। नाउ दिस इज अ टेबल सोर्स जो हमने लिया है, हेल्थ एंड वेलफेयर इफेक्ट ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। इसमें आपका पोल्यूटेंट, इसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, क्या सोर्स हैं और हेल्थ का इफेक्ट क्या है, और इसको कैसे वेलफेयर इफेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, ये है। तो इट इज़ अ ओवरऑल समरी ऑफ अ पोल्यूटेंट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ये तो कलरलेस है, ऑडरलेस है, मतलब ये ना आपको दिखेगी, ना कोई इसमें स्मेल होता है,
मेन सोर्स है मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एंड इंडोर सोर्सेज इंक्लूडिंग केरोसिन एंड इवन बर्निंग स्टोव। इसका इफेक्ट आता है हेडेक में, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, और इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्मोक, और ये स्मोक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या इसका इफेक्ट है? नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो कलरलेस एंड इट इज डिसॉल्व इन वाटर vapor to form the acid and interact with other gases and particles in the air. Coal-fired power plant, petroleum refineries, and manufacturing of sulfuric acid and smelting of the ores and containing sulfurs. So these are the source of the sulfur dioxide, और यहाँ इसकी वजह से आई इरिटेशन, wheezings, है ना? तो दिस इज द टेबल। इस टेबल को आपको अपने पास रखना है, अपने नोट्स में इसको लगा लीजिए। मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये, है ना। लेड की बात करें तो इट इज़ अ मेटेलिक एलिमेंट, ओजोन गैसियस पोल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर, आई इरिटेशन, अस्थमा, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया, उसी का समराइज वर्जन यहाँ पे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एयर पोल्यूटेंट का इफेक्ट वेजिटेबल और प्लांट पे क्या होता है। तो this is a table. In the first column is a pollutant, and the second column is the source where the pollutant is generated, and in third column we discuss the effect on the vegetable. So these are the pollutant like aldehyde, ozone, pan, NOx, alumina sulfur, chlorine, hydrogen fluoride, and silicon tetrafluoride, pesticides, particulates, and mercury. So these are the pollutant. Now अगर हम source की बात करें, these are the source for aldehyde photochemical reactions. This aldehyde react affect the upper portion of the vegetables with affect, and like if 250 ppm of aldehyde is present in 2 hours, अगर 250 ppm aldehyde present 2 घंटे तक प्रेजेंट रहते हैं वेजिटेबल पे, तो ये अपर पार्ट वेजिटेबल के को इफेक्ट करते हैं। ओजोन, ओजोन का जो इफेक्ट आता है वो लीव्स पे आता है, ग्रेप्स पे, पाइन्स पे, पम्पकिन पे, पोटैटो पे। इसमें जो इसके आपके जो लीव्स होते हैं, लीव्स में वाइट कलर के, येलोइश कलर के स्पॉट्स जनरेट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। पैन की बात करें, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इट इज़ द यंग स्पॉन्जी सेल प्लांट ऑफ द आर अफेक्टेड। तो जो न्यूली बॉर्न प्लांट होते हैं जो वो इफेक्ट होते हैं अगर ये एयरबॉर्न में 6 आवर तक प्रेजेंट है। नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इरेगुलर और वाइट एंड ब्राउन कोलैप्स लेंसन और इंटरकोस्टल टिश्यूज नियर द लीफ मार्जिन्स आर अफेक्टेड। एंड सिमिलरली अगर हम एमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इट इज द ब्लीच स्पॉट्स एंड ब्लीच एरियाज बिटवीन द वेन्स एंड द मार्जिन्स। Chlorine, if it is present, is 0.1 ppm at least 2 hours, then epidermis and mesophyll of the plant is affected. So similarly, these are the another like pesticides का अगर हम देखें तो defoliation and drofting and curling and twisting and the growth of the reduction is killing by the plant many times. So these are the overall summary where we discuss what is the effect of the pollutant on the plant. नाउ अब हम आते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन पे कि इंडोर में एयर पोल्यूशन कैसे होता है। इट रिफर्स टू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristics of air in indoor environment with a home, building or an institution or commercial facility. According to the World Health Report 2002, indoor air pollution is responsible of 2.7% of the global burden of the diseases. तो जितने भी ग्लोबल में आपके डिजीजेज हैं उसमें 2.7% है वो इंडोर एयर क्वालिटी के कारण होते हैं। नाउ सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, दैट इज सेकंड हैंड स्मोक, लेग्नोलिया न्यूमोफिलिया,
some mold and fungal growth. अगर हम बात करें सेकेंड हैंड स्मोक, लाइक मोस्ट हैजर्डस कॉमन इंडोर एयर पोल्यूशन, वो जो स्मोक करते हैं. अनदर इज bacterium that causes a type of pneumonia called Lingonarias diseases when inhaled. So this is a bacterium infections. And some fungal growth in a building release the toxic spores, cause the chronic inflammation and scarring of the lungs. Some varieties of the asbestos known as particular types of lung cancer को प्रोवाइड का इफेक्ट करते हैं. Formaldehyde, that is volatile organic compound used in many materials found in a homes, offices emit the formaldehyde gases. तो हम जो जैसे घर में पेंट्स कराते हैं, तो पेंट हो गया, तो इन पेंट से भी VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो वो हमें अफेक्ट करते हैं. एंड डस्ट माइट ऑफ पोलन, irritation and respiratory systems of nose, eyes and skins and people who are sensitive to them. Now इस स्लाइड में हम देखेंगे कि what are the sources and concentration occurrence and possible health effect in indoor air quality. तो इंडोर एयर में देखें तो एस्बेस्टस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, inhalable particulates, inorganic particles, nitrate and sulfates. And possible health effect is last column, like skin irritations. asbestos की बात करें कैंसर तक हो जाता है. बायोलॉजिकल एरोजोल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका अगर हम सोर्स कर बात करें, इट इज इन्फेक्टिशियस एजेंट, बैक्टीरिया इन हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये पाए जाते हैं. Carbon dioxide, like motor vehicles, gas appliances and smoking. Carbon monoxide, motor vehicles, kerosene, gas stoves, wooden stoves, fireplaces. Formaldehyde, like foam, insulation, polywoods, particles boards and other construction of the material. Inhalable particulate like smoking, fireplaces, dust. अगर इनकी पॉसिबल हेल्थ की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल एरोजोल की बात करें, तो दैट इज बेसिकली डिजीज एंड वीकेंड द इम्यूनिटी. कार्बन डाइऑक्साइड से डेजीनेस, हेडेक बढ़ सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड से भी सेम यही है, इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से. फॉर्मल्डिहाइड, स्किन इरिटेशन एंड कार्सिनोजन. inhalable particulates, that is respiratory and mucus irritation and carcinogenic nature. Metal particulate like arsenic, cadmium, lead, mercury and nitrogen oxide. This the main source is smoking, pesticide, smoke and cadmium की बात करें तो smoking and fungicides. Lead is automobile exhaust. Mercury, old fungicides, fossil fuel combustions. Nitrogen oxide, gas from the kerosene and space heaters and gas stoves and vapor exhaust. तो हेल्थ का जो टॉक्सिक एंड पैरोजेनिक्स होता है. ओजोन, photocopying machines, electrostate air cleaner, outdoor air. So this is respiratory air, irritation, gas fatigues. Radon, it is a soil gas that enters buildings, construction material and groundwater. ग्राउंड वाटर से रेडॉन मटेरियल आ सकता है, that may be cause the lung cancer. It is very dangerous. Similarly, sulfur dioxide, coal and oil combustions, kerosene, space heaters, and outdoors is also affect the respiratory systems. And volatile organic compound की अगर हम बात करें, that is it is come from the furnitures, है ना, cleaning sprays, and it is possible carcinogenic. Now radon गैस की बात करें तो radon is a naturally occurring radioactive gas होता है, that is a colorless, odorless and tasteless होता है. That radioactive decay chain from the
radiogenic uranium to stable lead. Radon 222 has a half-life of 3.8 days, is the product of radioactive decay of radium-226. Radon decay with emission of an alpha particles to polonium-218, which has half of the life of the 3 minutes. Now, अगर हम इसकी बात करें हाउ रेडॉन कैसे आता है, तो दिस इज अ सॉइल एंड रेडियम जो होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यूरेनियम 238 बिलियन ईयर तक, है ना। और फिर ये रेडॉन का जो रेडियम जो है वो 1600 साल में जाके कहीं मिल रहा है। देन इसका डीके हो रहा है, डीके होने के बाद अल्फा डीके होने के बाद रेडॉन 222 बनता है और 3.8 डेज तक रहता है। और अल्फा का डीके अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकला तो पोलोनियम 218 187 and alpha decay over then lead 240 27 million 6 ट्रांसफॉर्मेशन पर lead 206 स्टेबल हो जाता है। नाउ वी हाउ वी देख इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जियोलॉजी एंड रेडॉन गैस क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडॉन गैस दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ thus can enter our dwelling is related to the concentration of radon in the rocks and the soil. Some regions of the United States contain bed rocks which above the average of natural concentration of the uranium. तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी रॉक कैसी है। अगर आपकी रॉक कंसंट्रेटेड ऑफ द रेडॉन रॉक है या यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादातर ये अबव ऑफ द एवरेज में पाई जाती है जहाँ यूरेनियम ज़्यादा मिलता है। हाउ डज द रेडॉन गैस इंटर द बिल्डिंग? रेडॉन गैस बिल्डिंग में या आपके इंडोर में कैसे आ जाता है? Radon gas enter the home and other building in 3 main ways. It migrate up from the soil and rock into the basement of the lower floor. ये आपके लोअर फ्लोर का जो बेसमेंट है वहाँ तक उसमें आ जाता है। It dissolve in the ground water. ये ग्राउंड वाटर जो लोग पीते हैं ग्राउंड वाटर में भी डिजॉल्व होके and come into the well and come into the home. Radon contaminated materials such as building blocks and that is used in a construction. So this is a diagram. This is a rock, granite, water tables and यहाँ पे बेल लगी हुई है, यहाँ पे हमने पंप के थ्रू इसको किया है। और यहाँ पे अगर बेसमेंट बना है तो बेसमेंट में भी के थ्रू रेडॉन हमारा घर में इंटर कर सकता है। नाउ रेडॉन रेजिस्टेंस टेक्निक फॉर द होम एंड अदर बिल्डिंग। अगर हम किसी बिल्डिंग में रेडॉन रेजिस्टेंस टेक्निक फॉलो करें तो क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। टेक्निक आर वेरिएबल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड पर्टिकुलर होम एज। इसमें बेसिक स्ट्रेटजी इज टू प्रिवेंट द रेडॉन फ्रॉम द एंटरिंग एंड टू सेफली इंश्योर दैट रेडॉन इज रिमूव फ्रॉम द होम साइड। होम साइड से ये हमें रिमूव करना पड़ेगा रेडॉन। तो यहाँ इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने वेंट पाइप यहाँ पे दिया गया है कि बेसमेंट से ही एक वेंट पाइप दिया जाए जो कि सीधे एयर में निकाल दे गैस को। अ गैस परमेबल लेयर अलाउ द सॉइल गैस टू मूव फ्रीली अंडरनीथ टू द हाउस। तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक की पाइप देनी होगी जिससे जो गैस अगर फॉर्मेशन हो रहा है वो सीधे एयर में निकल जाए। नाउ प्लास्टिक सीटिंग आपको देनी चाहिए कई जगह पे, है ना। यहाँ पे आपको प्लास्टिक सीटिंग यहाँ पे दी हुई है बी पार्ट में। तो हेल्प टू प्रिवेंट द सॉइल गैस टू एंटरिंग द होम। अगर हम प्लास्टिक सीट्स लगा देंगे तो आपका रेडॉन इंटर नहीं कर पाएगा। सेकंड इज सीलिंग एंड कॉकिंग, दैट इज सी पॉइंट्स। यहाँ पे ओपनिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द फाउंडेशन फ्लोर आर सील्ड टू रिड्यूस द सॉइल गैस एंटरिंग इनटू द होम। तो सीलिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे जहाँ से आ रहा है। Now B is the B
a PVC pipe runs from the gas permeable layer to the house of the roof. तो ये आपको एक वेंट पाइप देना पड़ेगा जिससे के थ्रू आपका रेडॉन गैस निकले। एंड ई जंक्शन पॉइंट बॉक्स है, एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स इज इंसुलेटेड इफ एन इलेक्ट्रिक वेंटिंग फैन इज नीडेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जंक्शन बॉक्स देना पड़ेगा इंसुलेटेड कर। नाउ सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन इन टिपिकल ऑफिस बिल्डिंग्स की हम बात करें। ऑफिस बिल्डिंग में दिस इज ए पेंटेड वॉल होती है, तो इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे निकल सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपके कोई कारपेट है, कारपेट से यूसी आ सकता है। ये आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ट्रांसपोर्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आने बन है। और आपका प्रिंटर से आ सकता है। ये अलग अलग ऑफिस में कहाँ से इंडोर एयर क्वालिटी खराब होती है ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, these are the further elaborated how the indoor air quality affected with the different sources। इसमें स्मोकिंग है ना, आपकी पेंटिंग की वजह से, आपके स्टोव्स की वजह से, आपके आपके टैबेको स्मोकिंग की वजह से। तो ये अलग अलग यहाँ पे सोर्स दिखाए गए। चिमनी है, इससे अलग अलग से आपकी इंडोर एयर क्वालिटी खराब होती है। नाउ दिस इज ओवरऑल द लेक्चर। दिस इज ए असाइनमेंट फ्रॉम आवर साइड। आप इस असाइनमेंट को करिएगा। इसमें बेसिकली देयर आर 14 क्वेश्चंस। ट्राई टू सॉल्व इट। मैं इस स्लाइड को आपको शेयर भी कर दूंगा। थैंक यू, गुड बॉय, गुड बॉय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।